हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, हमने जो है पिछले 3 वीडियो में लगभग जो है 88 सवाल अपने सॉल्व कर लिए हैं पॉलिटी के। और इसी क्रम में जो है हमारा ये आगे का सेशन होने वाला है और इसमें हम जो है 88 प्रश्नों से आगे का देखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों ने अगर पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। सभी के सभी आपके बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं और ये बीपीएससी के किसी भी एग्जाम हो, चाहे टीआरई 4 हो या आपका एईडीओ हो, सब में आपका काम आने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम जो है लगभग 30 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जहां पर इसकी जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करिए। देखिए, हमारे पहला से सवाल हमारा क्या कह रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का जो है सभापति कौन होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। पिछले कई सारे सेशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का जो है सभापति होता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये सवाल आपका 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और जो है 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला सवाल कह रहा है, देखिए, भारत का जो है प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का जो प्रधानमंत्री मुख्य है या किसका मुख्य है, तो ये जो है केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। जैसे मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य सरकार का मुख्य होता है, वैसे प्रधानमंत्री जो है ये केंद्रीय सरकार का रहता है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये आपसे पूछा गया है। देखिए, थोड़ा सा गला खराब है तो आप लोग जो है इसको इग्नोर करिएगा। देखिए, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान जो है वो जो है कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है और इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का जो है प्रमुख होता है। प्रमुखता यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है और अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांग रहे हैं वह दे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद जो होती है इसके मंत्री जो हैं ये उत्तरदायी होते हैं। तो ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं किसके लिए, तो ये होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, ये केवल और केवल जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। डी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है ये किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो ये जो होता है ये संसद के प्रति आपका दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है ये किसके प्रति होगा, तो ये लोकसभा के प्रति होगा, याद रखिएगा। तो इसमें से कोई भी विकल्प जो है ये सही नहीं होगा। अगला सवाल कह रहा है जो 45वीं बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका जो है अब किसके अधीन रहकर कार्य करती है ये आपको बताना है। तो ये जो है ये विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो इसका बी विकल्प हमारा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में जो है यह संसदात्मक जो है प्रणाली अपनाई गई है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। अगला सवाल कह रहा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है ये आपका सही है। ठीक है, ये कौन सा जो है वक्तव्य सही है ये आपको बताना है। देखिए, 65वीं बीपीएससी प्री 2019 का सवाल है और इसमें कहा जा रहा है कि जो है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो देखिए, विधायिका जो है ये न्यायपालिका के प्रति जो है जवाबदेह है। इसके अलावा विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है या विधायिका कार्य एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं और जो है कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जो है जवाबदेह है। अब देखिए, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए तो समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि शासन प्रणाली को जब सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसाधनात्मक व्यवस्था शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब
कार्यपालिका जो है किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो विधायिका के द्वारा, ठीक है। अतः राष्ट्रपति जो है और मतलब राष्ट्रपति जो है ये न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, तो इसीलिए जो है ई विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा विकल्प जो है ये सही हो रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जो है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। भारत का जो प्रधानमंत्री है ये किसके प्रति जवाबदेह है, तो ये जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, याद रखिएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल आपका पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, उसको देखने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका भी देखिए। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के जो है प्रमुख होते हैं, अतः वे भी जो है लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 96 आपसे क्या कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह अब कौन से अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो ये जो है अनुच्छेद जो है 362 में, ठीक है, अनुच्छेद 362 में देखिए, अनुच्छेद 362 नहीं, अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 में ये शब्द जो है इस्तेमाल हुआ है। मैं 62 कह रहा हूँ, ठीक है। ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए ए विकल्प में आपका अनुच्छेद 352 दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करे। देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, ठीक है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो है परामर्श कौन देता है, तो ये कौन देगा, तो ये अटॉर्नी जनरल देगा, ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल देगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 44वीं बीपीएससी प्री 2000 का सवाल है, और संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति जो है ये अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की जो है नियुक्ति करते हैं, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है धारण करता है। अगला सवाल कह रहा है जो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो अभी आपने देखा कि ये जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसीलिए इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो इसका जो है हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। यहाँ पर देखिए कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो कानूनी विषयों पर जो है जैसे राज्य सरकार को मतलब केंद्र सरकार को महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल देता है, वैसे राज्य सरकार को जो है एडवोकेट जनरल देता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल आपका 44वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया था। देखिए कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। अनुच्छेद 165 में दिया गया है। अब देखिए सेम इसका वही कंडीशन है जो जैसे राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी या जो है अटॉर्नी जनरल को जो है नियुक्त करता है, सेम उसी प्रक्रिया से जो है राज्यपाल जो है ये एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष शुरू हुआ या किस वर्ष में हुआ था, सबसे पहले ये आपको बताना है। तो आज़ादी के बाद जो है भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और ये किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। सी विकल्प जो है इसका वो हमारा जो है सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का जो है प्रावधान था। देखिए कहा जा रहा है 101 नंबर के सवाल में कि लोकसभा का नेता कौन है। लोकसभा का नेता कौन है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल आपका पूछा गया था। चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। अगला सवाल 102 नंबर का जो है लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने वाले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। अब लोकसभा के चुनाव में जो है निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो यह आपका हो जाएगा 25 वर्ष। अगर वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो है 30 वर्ष हो जाएगा, तो 25 वर्ष यहाँ के लिए सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए अनुच्छेद 84 खा के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए
न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 30 वर्ष है। अगला सवाल देखिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को आयु से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए व्यक्ति को कौन से आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष आयु जो है होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए कह रहा है एक संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होगी। न्यूनतम उम्र, अब संसद में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, तो न्यूनतम की अगर बात की जाए तो न्यूनतम जो है ये 25 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा में 25 वर्ष है और राज्यसभा में 30 वर्ष है, तो सबसे कम जो होगा वो 25 वर्ष ही होगा। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो, यदि उसे कितना वोट ना प्राप्त हो, ये आपको बताना है। तो देखिए कहा जा रहा है वैध मतों का 1/3 या वैध मतों का 1/4 जो है 4। इसके अलावा आपसे देखिए इसका जो है सही विकल्प आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अगर जो है जितने भी वैलिड वोट हैं उनका 1/6 भाग जो अगर नहीं प्राप्त कर पाता है कोई कैंडिडेट, तो उसकी जो है जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है। देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी जो है वैध मतों का जो है 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जो है जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत भी खो बैठता है। अगला सवाल कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत बना रहेगा। तो यह निर्धारण जो है कब तक बना रहेगा, तो ये जो है 2026 तक बना रहेगा। उसके बाद जो है ये फिर से आपका जो है ये मतलब बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, जनसंख्या के आधार पर फिर से जब है इसका जो है 2026 में फिर से जो है फिर से एक आयोग बनेगा, परिसीमन होगा, उसके बाद जो है फिर से जो है सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, तो अभी जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है और 2026 तक के लिए ये यथावत बना रहेगा। देखिए 84वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 81(3) में परंतुक में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा राज्यवार सीटों के आवंटन का वर्ष जो है 2026 तक संशोधित किया गया है और तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो किस पर, तो अभी आपने देखा कि 1971 की जनगणना पर। ठीक है, 1971 की जनगणना पर यह आधारित है, तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन जो है ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला सवाल क्या कह रहा है, 108 नंबर का सवाल है। देखिए 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है 2019 में। कहा जा रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से जो है किसकी राज्य विधानसभा में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है अधिक है। तो देखिए किसकी सबसे अधिक हो जाएगी इनमें से, इन चारों में से, तो अगर सही जवाब कहें तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इनमें से सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो संविधान के भाग जो है 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनती है। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी की है, जबकि राज्यों में सिक्किम की है। और जो सबसे बड़ी विधानसभा की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की है, आप सभी लोग जानते हैं 403। इसके अलावा उपयुक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश की जो है 60 है, मेघालय की 60 है और मणिपुर की 60 है और हिमाचल की जो है 68 है, इसीलिए हिमाचल जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि बिहार की जो है विधानसभा में जो है सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, बिहार में जो है विधानसभा सीटें कितनी है ये आपको बताना है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति जो है ये किसके पास है, तो ये आपके राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, लेकिन अब जो है ये समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब ये समाप्त कर दिया गया है, तो इसका जो है कोई मतलब नहीं है, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नकाल में 331 के अनुसार अनुच्छेद लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब इसे जो है वो निष्प्रभावी बना दिया गया है। अब मतलब जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे अब वो नहीं चुने जाएंगे। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत ये किया गया, तो 104वें संविधान संशोधन 2019। देखिए 110 नंबर का सवाल आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
तो अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 330 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 330 में ये जो है प्रावधान किया गया है। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) में जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 301 (ख) में असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य सूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल कह रहा है कि देखिए, लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है। अब इसको कब भंग किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो ये जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। इसका ए विकल्प जो है मतलब डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करे तो राष्ट्रपति जो है भंग कर सकता है लोकसभा का कार्यकाल होने से पहले उसको। देखिए, अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा, तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है इसको भंग किया जा सकता है। तो इसका जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, आगे आपसे कह रहा है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए गए जाते हैं। लोकसभा के जो है कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो वर्ष में जो है 2 बार। ठीक है, वर्ष में 2 बार कम से कम बुलाए जाते हैं। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच जो है 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। कौन सा राज्य भेजता है, देखिए निम्नलिखित में से अब आपको बताना पड़ेगा। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो जहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको मिल जाए वहाँ उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, लोकसभा में जो है सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है उत्तर प्रदेश। और विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा सदस्य इस प्रकार है। देखिए, सदस्य संख्या बिहार से 40, मध्य प्रदेश से 29 और पश्चिम बंगाल से 42 और उत्तर प्रदेश से जो है 80। अगला सवाल कह रहा है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। तो कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं, तो देखिए पहले दर्जे पर तो आपका यूपी आता है और दूसरे पर आपका महाराष्ट्र आता है 48 सीट के साथ, और उसके बाद जो है आपका बंगाल आता है। ठीक है, बंगाल आता है तीसरे नंबर पर, और मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, तमिलनाडु की 39 और बिहार की जो है 40 सीटें हैं। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि जो है बंगाल नहीं दिया गया है तो बिहार और महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। ठीक है, बिहार और महाराष्ट्र। बिहार में कितनी सीटें हैं, 40, और महाराष्ट्र में कितनी हैं, तो ये 48 सीटें हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 54 थी तथा महाराष्ट्र में 48 थी। और वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बने। कौन कौन से बने, तो देखिए बिहार से अलग होकर झारखंड बन गया था, आप सभी लोग जानते हैं। और लोकसभा में जो है प्रथम स्थान रखने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश 80 सीटें, द्वितीय महाराष्ट्र 48 सीटें, और अब जो है बिहार में 40 हो गई हैं। तो इसीलिए जो है बिहार और बंगाल जो है ये सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का जो है पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1952 में हुआ था। आज़ादी के बाद 1952 में सबसे पहले आम चुनाव करवाए गए थे। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा जो है सही हो जाएगा। देखिए, क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। अगला सवाल कहा जा रहा है 117 नंबर का सवाल है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो किस आधार पर दिया जाता है ये आपको बताना है। तो ये जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है, याद रखिएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान में, याद रखिएगा। 48वीं बीपीएससी का सवाल है, 38वीं 1993 में पूछा गया था। और राज्यसभा में राज्यों को जो है प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार जिस राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की 4थी अनुसूची में कर दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो है ये कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये जो है 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं।
6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो इसका जो है सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह जो है एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष तक होता है। ये अनुच्छेद 83(1) में कहा गया है। अगला सवाल देखिए 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे जो है विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी और सी जो है दोनों सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसके लिए हमारा जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में और 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए हमारे सेशन का लास्ट सवाल क्या कह रहा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा जो है ये भंग नहीं की जा सकती है, तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अगले सेशन में हम जो है अगले सवाल जो हमारे बच रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है मेहनत से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।